नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने बिल्कुल पड़ोसी देश श्रीलंका के। श्रीलंका जिसका रामायण में चर्चा है, श्रीलंका जहां पर रावण ने कभी राज्य किया है, तीनों लोकों में राज्य किया है। वो लंका जिसके राजा को मारने में भगवान राम को एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा युद्ध करना पड़ा। ऐसे श्रीलंका जो कि भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट आज़ादी के समय था। श्रीलंका का अंग्रेज़ों ने नाम सीलोन रखा था। आपको याद होगा, रेडियो सीलोन आज भी लोग सुनते हैं। सीलोन उसका नाम था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद 1948 में सीलोन का नाम श्रीलंका रख दिया गया और वो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था। प्रोटेक्टरेट स्टेट उसको कहते हैं जिसके आउटर डिफेंस, जिसकी डिफेंस की जिम्मेवारी हमारी है। और अगर उस देश में कोई क्राइसिस होती है, उस देश में कोई संकट आता है, कोई बाह्य संकट आता है, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। जैसे भूटान की आज हमारी जिम्मेवारी है, ऐसे ही कभी नेपाल की हुआ करती थी और कभी तिब्बत की हुआ करती थी। हमारे तिब्बत के रवैये को देखते हुए नेपाल ने धीरे से अलग किया, फिर श्रीलंका ने धीरे से अलग किया। सिक्किम भी हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट था, लेकिन उसने 1976 में 1975 में ये निर्णय किया कि वो भारत के साथ अधिमिलन करेगा। इसी प्रकार भूटान भी हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट है। डोकलाम हमने सबने देखा होगा कि भूटान के ऊपर चीन ने जब गंदी नज़र डाली तो भारत ने ही उनका प्रोटेक्शन किया। आज भी भूटान के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई क्राइसिस आती है तो भारत सरकार ही उनका निवारण करती है, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, या फिर भूटान के किसी भी प्रकार के किसी संकट की बात हो। अगर श्रीलंका भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बना रहता तो ये संभव है कि आज जो श्रीलंका में क्राइसिस हो रही है उस क्राइसिस को भारत ही सॉल्व करता, और भारत को सॉल्व करना भी चाहिए। वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत की तरफ देखा है। लीडर ऑफ अपोजिशन साजिद प्रेमदासा, उन्होंने भी भारत से ही कल आह्वान किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ये बात देखनी चाहिए, श्रीलंका की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। आज श्रीलंका आज़ादी के बाद सबसे बुरे संकट से गुजर रहा है, बस्ट संकट से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री से आह्वान सरकार ने भी किया है, अपोजिशन ने भी किया है। उसका मुख्य कारण रहा होगा क्योंकि पिछले 3 वर्ष में जिस प्रकार से श्रीलंका में जो घटनाक्रम बदला है उसके जिम्मेवार भारत ही है। भारत इन द सेंस कि चीन ने जब 2004 से लेकर 2014 की हमारे देश में जो सरकार थी उसने श्रीलंका की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद उसको डर लगता था क्योंकि राजीव गांधी ने कभी LTTE तैयार किया था और LTTE तैयार करने के बाद स्वयं शांति सेना भी भेजी थी। ऐसे आरोप भी लगाए गए कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे प्रभाकरण ही था। अब वो प्रकरण मैं नहीं छेड़ूंगा कि वो प्रभाकरण था, प्रभाकरण के अलावा जो लोग और थे उनसे सोनिया गांधी माफ़ी मांगने गई थी या उनको माफ़ करने गई थी, वो जेल में थे, उनके पति की हत्या की थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों से, ये एक प्रकरण रहा है। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक भारत सरकार ने श्रीलंका की तरफ ध्यान नहीं दिया, नेपाल की तरफ ध्यान नहीं दिया, बांग्लादेश की तरफ या मालदीव की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी आज़ादी के समय पर हमने, आज़ादी मिलने के बाद हमने तिब्बत पर ध्यान नहीं दिया था। तिब्बत का क्या हश्र किया श्रीलंका ने, ये हमने सब ने देखा। प्रक्रिया चाइना की वही है। यही ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले इकोनॉमिकली श्रीलंका को कमज़ोर किया, नेपाल को कमज़ोर किया, बांग्लादेश को, मॉरिशस को या मालदीव को कमज़ोर किया और उनको फिर बाद में आपूर्ति के नाम से कुछ सप्लाई करना शुरू किया। और जो कुछ भी उन्होंने सप्लाई करना शुरू किया उससे वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सब बस्ट कर दिया। दुर्भाग्य से हमारे देश में भी 2004 से लेकर 2014 की सरकार के समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भंग हो चुका था। जो कुछ भी था वो हम चाइनीज़ इस्तेमाल करने लगे थे, हमारी इकोनॉमी पर चाइना का प्रभाव होने लगा था। और भारत की कांग्रेस पार्टी एक एग्रीमेंट भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कर चुकी थी, जो संसार के किसी भी संगठन को, संसार की किसी भी मैथोलॉजी को ये समझ नहीं आया कि आखिर 2 देशों की नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां किस प्रकार गठबंधन करती हैं।
अभी किसी ने ऐसा कोई गठबंधन संसार में हमने सुना नहीं। सरकारों का तो गठबंधन होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन किसी ने नहीं सुना, इसलिए वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये तो निश्चित बात है कि राजीव गांधी फाउंडेशन या इंदिरा गांधी फाउंडेशन या इस तरह की बहुत सारे संगठन जो कांग्रेस जिनको चलाती थी, उन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। 2014 के बाद सरकार बदली तो सरकार ने नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, सरकार ने बांग्लादेश की तरफ या श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इनकी सबकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और इनकी मदद करनी शुरू की। चाइना के द्वारा घेरा गया हिंद महासागर किसी न किसी प्रकार से मुक्त करवाना शुरू किया। यही नहीं, क्वाड के साथ एग्रीमेंट करके हिंद महासागर में चाइना के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसके लिए बहुत सारी ड्रिल्स चलाई गई। हालांकि क्वाड का गठबंधन पुराना था, लेकिन सोनिया गांधी, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2008 में उसकी ड्रिल बंद कर दी थी, 2011 में कंप्लीट बंद कर दी थी, क्योंकि चाइना ने प्रेशर डाला था कि आप क्वाड के साथ एग्रीमेंट मत करिए, आप हिंद महासागर में चीन, हिंद महासागर में नेपाल, उस समय सिंगापुर भी हमारा पार्टनर होता था, तो जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका को मत आने दीजिए। हमारे देश की सरकार ने आने से मना भी कर दिया था, वो ड्रिल भी खत्म हो गई थी। नतीजा निकला था कि इन देशों में चाइना का प्रभाव बढ़ता गया, चाइना पोर्ट डेवलप करने लगा, चाइना वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने लगा, चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगा, चाइना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगा और दुनिया भर के एग्रीमेंट करके चाइना उन लोगों को अपने प्रभाव में लाने लगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इन देशों के साथ फिर से संबंध बहाल करने शुरू की, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और सिक्योरिटी भारत की थ्रेट पर थी, खतरे पे थी। श्रीलंका में 2019 में जो सरकार बैठी राजपाक्सा की, उसके साथ मैंने परसों 2-3 दिन पहले ही एक बात कही थी कि जो बिम्स्टेक की बैठक चल रही थी उसमें एस जयशंकर श्रीलंका में थे और एस जयशंकर ने वहाँ कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट श्रीलंका सरकार के साथ किए, जिसमें कि जाफना में कुछ हाइडल प्लांट्स जो लगा रहा था चाइना, उसको कैंसिल करवाकर भारत ने उनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोची। ऐसे बहुत सारे प्लांट, हालांकि जहां तक मैं जानता हूं बहुत सारी जगहों पर चाइना का इन्वेस्टमेंट आज भी है और वो इंटरनेशनल ट्रीटियों के तहत है, लेकिन भारत धीरे धीरे करके उनको ख़त्म करके भारतीय इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ाना चाहता है ताकि श्रीलंका भारत के खेमे में आ जाए। और ये स्वाभाविक बात है कि नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस या मैं कहूँ मालदीव, ये सब स्वाभाविक हिंद महासागर के भारत के अलायंस हैं, इसलिए इनको भारत सबसे ज़्यादा सूट करता है। अगर भारत सही से इनके साथ दोस्ती करना चाहे, भारत सही से उनका साथ देना चाहे, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तय किया कि हम श्रीलंका के साथ संबंध बहाल करने शुरू करेंगे। चीन के साथ, चीन के विषय में पूरे विश्व ने श्रीलंका को आगाह किया कि भाई चीन का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, चीन का श्रीलंका में बैठना अच्छा नहीं है। इसलिए श्रीलंका के जनता को ये बात समझ आई और श्रीलंका के लोगों ने विरोध करना शुरू किया चीन का। नतीजा निकला कि राजपाक्सा जो भारत के पक्ष में थे उनको वोट किया, वो पूरा परिवार सत्ता में आ गया। एक राजपाक्सा राष्ट्रपति बना तो दूसरा राजपाक्सा प्राइम मिनिस्टर बना तो तीसरा राजपाक्सा एजुकेशन मिनिस्टर बना। मतलब राजपाक्सा परिवार पूरा का पूरा सत्ता में आ गया। वहाँ 26 मंत्रियों को लेकर सत्ता चलने लगी। भारत के इस एग्रीमेंट को अभी हुए और चीन से एग्रीमेंट टूटे बहुत समय नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि श्रीलंका में इंडस्ट्रीज को लेकर जब श्रीलंका में क्राइसिस चल रही थी आज से साल भर पहले राजपक्सा सरकार आने के बाद, तो फिर चीन ने वहाँ विद्रोह करवा दिया था और ये कहा गया था कि चीनी जो इन्वेस्टमेंट, भारतीय इन्वेस्टमेंट वहाँ है, उन पर हमले होने लगे थे। ये बात तो भारत में भी हुई थी, क्योंकि जब चीन ने जिस प्रकार से कोरोना वायरस के विषय में काम शुरू हुआ था, तो चीन से इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो भारत में आने लगा था, तो भारत में जो इंडस्ट्री आ रही थी उस पर भी हमले भारत के कम्युनिस्ट करने लगे थे, उन पर भी
गाज गिरने लगी थी और चीन ये कहने लगा था कि भारत में इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है। ऐसा भी कहा गया कि भारत में किसान मूवमेंट में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया गया, भारत में शाहीन बाग में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया गया, भारत में यहाँ तक कि जाट आंदोलन में या इस प्रकार के मराठा आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें भी कुछ लीडरों ने, मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनता भोली होती है, उसको पता नहीं होता, लीडर्स ने चाइना से मदद लेकर और भारत में आंदोलनों को बड़ा किया ताकि चीन ये कह सके कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि असुरक्षित इन्वेस्टमेंट। ये भारत में भी चला और चल ही रहा है, आज भी चल रहा है और बहुत सारे इस तरह के विरोध भारत में चल रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब गलवान हुआ तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया और चीन के ऊपर ऐसी चढ़ाई की कि चीन को नतमस्तक होना पड़ा, चीज को रिवर्स होना पड़ा। यानी कि उस दौरान पूरे विश्व ने भारत को अप्रिशिएट किया और भारत ने बड़ी समझदारी के साथ उसको फेस किया। ना ही वो यूक्रेन की तरह अमेरिका के प्रभाव में आए और ना ही हम चीन के दबाव में आए। कुल मिलाकर हम अपनी शक्ति के आधार पर चीन के आमने सामने कर रहे थे। जब अमेरिका ने अपने पोत भी भेजे तो भी हमने अमेरिका को अप्रिशिएट नहीं किया। हमने ये भी नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हमने ये भी नहीं कहा कि आप हमें मदद करिए, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव भी भारत जानता है। लेकिन हमारे बॉर्डर पर जो टेंशन था उसको हम सॉल्व करेंगे ऐसा मानकर मोदी सरकार ने स्टेप लिया था और इसीलिए मोदी सरकार ना बहुत एग्रेसिव हुई, ना ही पीछे हटी और वार्ता का रास्ता खोले रही और नतीजा निकला कि वार्ता करके हमने धीरे धीरे वो इश्यू रिजॉल्व कर लिया। वो हमारे वैचारिक विभेद हो सकते हैं लेकिन चाइना से युद्ध का कोई निर्णय हमने नहीं लिया, जबकि अमेरिका लगातार हमको उकसाता रहा कि चीन के साथ भारत का युद्ध हो जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ तो चीन हमारे प्रेशर में आ गया, हमारी मार्केट बड़ी है, चीन ने स्वीकार किया कि भाई भारत के बगैर वो नहीं, वो उसका भविष्य अच्छा नहीं है। चीन लेकिन श्रीलंका को डिस्टर्ब कर गया और श्रीलंका में जैसे ही भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और चीन का वहां से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ तो फिर आज की जो क्राइसिस है, क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले ही हमारी बैठक हुई बिम्स्टेक में, एस जयशंकर श्रीलंका में थे, बिम्स्टेक का जो पार्टनर है वो श्रीलंका भी है, श्रीलंका ही उसका केंद्र बिंदु था और उसके दूसरे ही दिन, मतलब उसी दिन हमारी बैठक होती है, दूसरे दिन हमारा एग्रीमेंट होता है जाफना को लेकर और तीसरे दिन राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमले हो जाते हैं, सरकार के ऊपर, सरकारी भवनों पर हमले हो जाते हैं। ये बात अचानक समझ में नहीं आई। नतीजा निकला कि हमले इतने प्रखर हुए और ये मैं तो ये मानकर चलता हूं कि इन हमलों के पीछे निश्चित रूप से चाइना रहा होगा। अगर कोई देश क्राइसिस में है तो वहां क्राइसिस को सॉल्व करने के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन पर हमले हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर पर हमले होने शुरू हो, ये कुछ समझ नहीं आता। और ये हमले इतनी तेज हुए कि राष्ट्रपति को समझ ना आया तो उन्होंने वहां इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगने के बाद वहां सिचुएशन और बस्ट हो गई पहले तो। और सवाल क्या है? सवाल यह है कि श्रीलंका सरकार ने निर्णय लिया कि हम चाइनीज मदद नहीं लेंगे क्योंकि चाइना तो पूरा कब्जा कर ले जाएगा श्रीलंका के ऊपर। भारत के पास इतने एसेट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो बैठी हुई सरकारें छोटे छोटे राज्यों की हैं वो बांटने पर भी बहुत विश्वास करती हैं, फ्री देने पर बहुत विश्वास करती हैं। क्राइसिस में फ्री देना, क्राइसिस में मदद करना, जैसे वायरस आया तो वायरस के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम सबको फ्री खिलाएंगे, पूरे देश को फ्री खिलाया और 2 साल से खिला रहे हैं। लेकिन हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम अस्पताल फ्री कर देंगे, हम पढ़ाई फ्री कर देंगे, हम रास्ते फ्री कर देंगे, हम पेट्रोल फ्री कर देंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, हम आपको वो भी देंगे और सब कुछ आपको देंगे, आप केवल हमें वोट दें। मतलब लेजिटिमेट बायर सरकारें बनने लगी और नतीजा निकला कि भारत में भी वो क्राइसिस आ सकती। लंका में ये पहले हो चुका है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। इस समय पाकिस्तान की क्राइसिस भी आप देख रहे हैं, ये फ्री के चक्कर में क्या है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस द बस्ट क्राइसिस, क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही कमजोर होती है उस देश के जो एथनिक ग्रुप रहते हैं, उस देश के जो विद्रोही ग्रुप रहते हैं, उनको ये अवसर मिलता है और वो उस देश में दंगे कर लेते हैं। श्रीलंका में तो ये भी हमने देखा कि किस प्रकार से मस्जिदों से हमले हुए,
किस प्रकार से चर्चों में हमले हुए, विद्यालयों में हमले होने शुरू हुए। श्रीलंका सरकार को ये बात समझ आ गई थी कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद श्रीलंका में घुस गया है, इसको खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार आ जाएंगे, ये समस्याएं खड़ी करेंगे। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई कि ये संभव है कि चीन के सपोर्ट से और वहां के एथनिक ग्रुप, वहां के रिलीजियस ग्रुप्स, वहां देश के जो दुश्मन लोग हैं, उन्होंने रोड पर आकर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। और केवल प्रदर्शन करते तो समझ में आता था, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। और ये उनका कैरेक्टर था, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस किसी देश में आएगी तो ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि वहां देश विरोधी लोग निश्चित रूप से रोड पर उतर आएंगे और सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, रिपब्लिक को डिस्टर्ब करेंगे। सरकार के पास संसाधन नहीं होंगे तो वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। आज श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, कोरोना वायरस में इकोनॉमिक क्राइसिस विश्व के 100 से ज्यादा देशों में है। इसमें नेपाल भी शामिल है, इसमें यहाँ तक कि श्रीलंका, यहाँ तक ये चाइना भी शामिल है, लंका शामिल है, पाकिस्तान, श्रीलंका का हाल आप देख ही रहे हैं। नेपाल को भी भारत के खेमे में आना ही पड़ा फाइनली, क्योंकि चाइना को लेकर सबके डाउट क्लियर धीरे धीरे होते जा रहे हैं कि उनके इरादे क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। परिणाम ये निकला कि श्रीलंका के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। क्या है, वहां इस समय फूड सप्लाई नहीं है, वहां बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। वो इस समय नेगोशिएशन कर रहे हैं एक बेल आउट पैकेज, जैसे पाकिस्तान ने भी आज से एक साल पहले बेल आउट पैकेज लिया था आईएमएफ से, श्रीलंका भी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है वही कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने भी चंद्रशेखर सरकार के समय पर बेल आउट पैकेज आईएमएफ से लिया था और हम बहुत बड़े कर्जे में चले गए थे। हमने भी भारत की सोना गिरवी रखा था। बाद में सौभाग्य था कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मिल गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने व्यापार बढ़ाया, देश की इकोनॉमी सही की, डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया और धीरे धीरे कर्जा भर दिया। अगले 10 साल के लिए एडवांस पेमेंट भी डाल दिया था। फिर दुर्भाग्य भारत का था, 2004 से 14 तक की सरकार बैठी, उसने फिर वो जो एडवांस पेमेंट हमने 10 साल का डाला हुआ था, उसने वो पूरा खर्च कर दिया और हम फिर कर्जे में आने शुरू हो गए थे। अभी फिर से सौभाग्य भारत का हुआ, 2004 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, उसने फिर से इन्वेस्टमेंट भारत में लाना शुरू किया, भारत की इकोनॉमी सुधारी, भारत में करप्शन कम किया और भारत के विभिन्न विषयों पर इंटरनेशनल मंचों पर काम करना शुरू किया। इकोनॉमिकली भारत की मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, अपने पक्ष में उसको शुरू किया। चीन के साथ गलवान करके उनके प्रोडक्ट का इंपोर्ट खत्म किया, भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आए और धीरे धीरे करके भारत की इकोनॉमी अब विश्व की अच्छी इकोनॉमीज में से आने लगी। $5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। अब ऐसी सिचुएशन भारत में आ चुकी है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी मिल गए ऐसा आवश्यक नहीं है कि श्रीलंका में मिल जाए। उसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जरा सा डिसबैलेंस होने पर गिर भी जाती है। लेकिन चाइना तो इस छोटी छोटी इकोनॉमियों को कंट्रोल कर ही सकता है, इनको अपने पक्ष में मिला सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपना प्रयास करना शुरू किया तो फिर श्रीलंका हमारे पक्ष में और वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आना स्वाभाविक था। लेकिन वहां की सरकार और जनता का ये साधुवाद करना पड़ेगा कि उनको ये समझ में आ गया कि चीन उनके अच्छा हितैषी नहीं, भारत ही उनका अच्छा हितैषी है, इसलिए भारत के साथ रहना चाहिए। तो राजपक्षे सरकार बार बार भारत आ रही थी, भारत के साथ भारत के विदेश मंत्री भी वहां जा रहे थे, उनके हमारे पास आ रहे थे और अभी क्राइसिस आई तो विपक्ष ने भी इस पर कुछ बहुत बुरा नहीं कहा। विपक्ष ने भी ये कहा कि भाई जो साजिद क्या उनका नाम है, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत को मदद करनी चाहिए। भारत ने तुरंत 40,000 लीटर तेल और कुछ खाने पीने के पैकेज भारत में सप्लाई कर ही रहे हैं तो उनको भी दिए हैं। लेकिन ये पूरी जो क्राइसिस है वो क्राइसिस मैन मेड है, ये तो पक्की बात है। दूसरा, इससे सबक लेने की आवश्यकता है कि भारत अपनी इकोनॉमी सुधारे, ये फ्री बीज के चक्कर में ना पड़े। फ्री बांटने के बजाय इतनी शक्ति भारत के पास अर्जित होनी चाहिए कि वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की मदद कर सके और भारत विश्व में सही से खड़े हो सके, अपनी डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर सके, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर सके। ये फ्री बांटकर 2-3 काम हो जाएंगे। मैं फ्री बांटने के विरोध में नहीं हूं, मैं फ्री बांटने का मतलब है कि जिसको आवश्यकता हो उसको ही जानी चाहिए। जो लोग काम कर सकते हैं उनको नपुंसक बनाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, या उनको मदद करे भी तो कंडीशनल करे। कैसे
वो एक्सप्लोर करे मार्केट को, ये करना चाहिए। इसलिए ये क्राइसिस श्रीलंका की भारत इस समय पूरी मदद के लिए उनका खड़ा है और खड़ा भी होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।